चलिए शुरू करते हैं सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आंसर बारे में बताने से पहले बता देते हैं आपको, सभी लोग सोसाइटी एनवायरनमेंट के बारे में हमेशा से थोड़ा थोड़ा जानते आते हैं, बट यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की जानकारी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रैक्टिस से क्वेश्चन को आंसर दिए जा सकते हैं। अधिकांश बच्चे इसमें कम नंबर अटैम्प्ट कर पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपने नोट्स को शेयर करना चाह रहे हैं जिससे कि आप भी पढ़ाई कर सको। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्प्लाइसेस, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से किस चीज़ कौन कौन सी चीज़ जुड़ी होती हैं। राइज इन नेशनल इनकम, राइज इन पर कैपिटा इनकम, थर्ड होता है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीन चीज़ों से हो सकती है। अगर नेशनल इनकम बढ़ती है, दूसरा पर कैपिटा इनकम पर पर्सन जो इनकम होती बढ़े, जिससे देश की पॉवर्टी वहाँ पे गरीबी घटे। तो ऐसे अगर तीन चीज़ें हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है नेशनल इनकम मेजर। नेशनल इनकम मेजर किसे होते हैं? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कंट्री का जो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होता है उसको हम नेशनल इनकम के रूप में मेजर करते हैं। व्हेन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी एक्सेप्ट चेंजेस बोथ एज नॉर्म एंड ए वैल्यू इट्स बिकम। कोई सोसाइटी जो है कि रूल रेगुलेशन को स्वीकार कर लेते हैं उसके वैल्यू के रूप में, महत्व के रूप में, तो एक ट्रांजिशनल सोसाइटी कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन है द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ग्रो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ प्लान पीरियड। जो योजना आयोग द्वारा प्लान चलाई गई थी उसमें अगर प्रोडक्शन प्लान पीरियड के दौरान क्या क्या फैक्टर्स थे, मेन फैक्टर्स थे। पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी, सेकंड यूज ऑफ इंटेसाइड, थर्ड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी। क्वेश्चन ध्यान समझिए। मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो ग्रो के लिए मेन फैक्टर तीन चीज़ें हैं। वो यहाँ पहला क्या है, मतलब सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाए, इंटेसाइड यूज ज़्यादा किया जाए तथा हाई यील्डिंग वेराइटी के यूज में क्वालिटी जो होती हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं या जो जो ग्रेन्स होते हैं उसकी वैरायटी को यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, द ह्यूमन रिसोर्स इज पॉज फॉर। किस किस चीज़ के लिए है? एजुकेशन, सैनिटाइजेशन और हेल्थ। ये तीन चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के पास होनी चाहिए, मतलब स्वच्छता, साफ सफाई, एजुकेशन और हेल्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए आप नेशनल प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। टेक्नोलॉजी अगर उसके पास है किसी देश के पास तो की होती है रॉ मटेरियल, कैपिटल। ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पे। नेशनल इनकम हैज़ ऑफ्टन हैज़ द डिस्क्राइब एज। नेशनल इनकम कैसा डिस्क्राइब किया जाता है? पहला ट्रेडिशनल इनकम, सेकंड एग्रीकल्चर इनकम एंड थर्ड लेबर इंसेंटिव इनकम। इन तीन चीज़ों को मिला करके इंडियन इकोनॉमी को व्याख्या की जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है कि ट्रेडिशनल इनकम क्या है, कमर्शियल, एग्रीकल्चर क्या है और लेबर इनकम क्या है। तीनों मिला करके जो है कि डिस्क्राइब की जाती हैं। इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी शुड बी। इम्पोर्टेड जो कहीं बाहर से हमारे देश में इंपोर्ट की जाती है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती है तो कैसे होनी चाहिए? जेनेरिक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, मतलब उस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। सेकंड है कंडक्टेड टू अ लोकल रिसोर्सेज, उसको एक लोकल रिसोर्स से भी उसकी संचालन किया जा सके। शुड बी द इंटरनेशनली कम्पिटिटिव, उसका उस टेक्नोलॉजी से, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी से कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, सारे क्वेश्चन जो एमआई के द्वारा स्टडी नोट्स दिए जाते हैं उसके पीछे में क्वेश्चन आंसर होता है, वहाँ से लिए गए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे वहाँ से भी देख सकते हैं अगर होगा तो, बट हमने क्वेश्चन आंसर इसलिए लिखा ताकि कहीं मोबाइल या कहीं शॉर्ट टाइम है तो आप हमारे चैनल से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडस्ट्री। जो क्रिटिशन होता है सिलेक्शन इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का, क्या क्या होता है? शुड बी हेल्प ओवरऑल इनकम, मतलब पूरी इनकम को हेल्प करनी चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। सेकंड है शुड बी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीज़ क्या है? रोजगार मिलनी चाहिए। हमेशा बार बार टेक्नोलॉजी में बताया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी से रोजगार ज़्यादा मिलने चाहिए। सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं शुड अपग्रेड वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शन मतलब रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाया जा सके ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, नेशनल इनकम बढ़े, पर्सन की इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट मिले, तो जो पॉवर्टी होती है वो डिक्रीज हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर में किसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी चाहिए? दे मस्ट बी प्रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट मस्ट नोन इनपुट नीडेड, प्रेजेंट मस्ट बी लिटरेट। ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और इस तरीके की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। द इफेक्ट यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी शुड बी ड्यू टू, किसकी वजह से होती है इफेक्टिव यूज ऑफ जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होती है, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, और किस वजह से? ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट, जो घरेलू मार्केट होता है देश के उसको ग्रो करता है, इसलिए उनसे उसका इफेक्टिव या उसका इम्पोर्टेंस मिलता है जो हम टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेड करते हैं। अब बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। अब बैलेंस बिटवीन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज इम्पोर्टेड फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब इसको पीछे पीछे दिया, ग्रो डोमेस्टिक मार्केट या इकोनॉमिक प्रोग्रेस, किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट मास्टर के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्गेनिज्म दैट किल द ईट अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऊपर थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन थे, डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन थे, नीचे अब आपको मिलेंगे एनवायरमेंट सोसाइटी से जुड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। तो है ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द ईट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, जो होता है इज कॉल्ड प्रीडेटर होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रोपिक लेवल टू दूज अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन होता है जो फूड एनर्जी चेन होती है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ट्रांसफ़र होती है जाती है तो उसे फूड चेन का पूरा उस सीक्वेंस को पूरे फूड चेन कहा जाता है। इसको आप स्टॉप करके आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, उसके आंसर को भी नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रेट फार्मूलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साल सोल्यूशन मिलेंगे, तमाम नोट्स आपको अवेलेबल होंगे आने वाले मंथ या समय में। द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल इन एनवायरनमेंट इज फोटोसिंथेसिस, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजिशन। इसमें दिया है सीक्वेंस क्या होता है कार्बन साइकिल का, तो पहला क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से सेकेंड उसका जैसे यूज करता है, उसके बाद डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल विच चेंज द प्रोटीन इनटू अमोनिया। इसमें दिया है द प्रोसेस क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल में जो प्रोटीन को अमोनिया बदल देता है, तो कहलाता है उस बैक्टीरिया का नाम है अमोनिया फाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया फाइंग बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन साइकिल में प्रोटीन को अमोनिया में चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज, मतलब जो रिलेशन स्टडी होता है, इंट्रैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट बीच को, उसे इकोलॉजी कहलाता है। द ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम स्पाइसीज इज नोन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे बोलते हैं कि जनसंख्या कितनी, तो आदमियों की जनसंख्या लेते हैं, उसमें किसी एनिमल का नहीं लेते। अगर एनिमल्स का लेते हैं तो उसमें किसी अलग स्पाइसीज का नहीं लेते हैं, किसी एक स्पेसिफिकेशन स्पाइस के लिए जो लेते हैं उसको ग्रुप होती है, वो पॉपुलेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द टोटल इंटरेक्टिंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन एनी वेल डिफाइंड एरिया इन पॉन्ड इज कॉल्ड बायोम्स। किसी तालाब में इंट्रैक्शन जो पौधे और जो है कि एनिमल्स के बीच जो होता है वो बायोम कहलाता है। इन एक्वेशंस इन्वायरमेंटल द माइक्रोस्कोपिक एनिमल आर आल्सो कॉल्ड जू प्लांक्टन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए गिवन ए ग्रीन हाउस गैस। क्या होता है? ऑप्शन है 4, बताना है। ग्रीन हाउस गैस होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंसर्ट गैस या मेथेन। तो हमने टिक मार दिया है, इसमें मेथेन है। इसमें आपको सिर्फ आंसर मिलेंगे, जिससे क्या होता है फर्स्ट वे में अगर हम आंसर को रिव्यू कर लेते हैं तो वो चीज़ पहले याद हो जाती है, 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज नहीं होती, इसलिए हम याद दिए हैं। कोई टेस्ट या कोई चीज़ नहीं है, इसलिए लिखा है ताकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट होता है कि आप किसी क्वेश्चन पढ़े उसके बाद आंसर पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है आपको भी में पहले छप जाता है कि हाँ इसका ये आंसर होता है। तो वहाँ पे आप जो है कि स्किल टेस्ट होने रहा कि आपको प्रैक्टिकल दिखाना है, आपको थियोरेटिकल है, सीधे आपको आंसर मारेंगे तो आपका मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर लेके आए और कोई ऑप्शन को नहीं लाया है ताकि कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता न रहे। नेक्स्ट चलते हैं 23 पे। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो सबसे नीचे को कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक होती है, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु रहते हैं। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं 24, ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नाउ बीइंग थिन ड्यू टू एडवर्स एक्टिविटी ऑफ। ओजोन लेयर जो घट गई है वो किस वजह से, यस हो, यक्स का मतलब है 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते, सल्फर ऑक्साइड है 1 2 3 4 कुछ भी यक्स के कोई अंक हो सकता है। नेक्स्ट है 25 पे, इन 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 1984 द वर्स्ट गैस ट्रेजेडी इन इंडियन टूक प्लेस इन द सिटी ऑफ भोपाल। मैथिन साइनाइड का जो हुआ था गैस त्रासदी आई थी वो भोपाल मध्य प्रदेश में आए थे। द एसिड रेन इज कॉल्ड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ रेन वाटर विथ, जो एसिड रेन होता है किस कारण होता है, किस चीज़ के मिक्सअप के कारण होता है, वो होता है SO2 एन NOx, इसका मतलब होता है NO2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंबाइनेशन से एसिड रेन होती है। इन द एटमॉस्फेयर कंटेंट ऑफ NO2 इज नियरली, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितना है 78% होता है। नेक्स्ट चलते हैं फिनोमिना ऑफ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज, जो अर्थ होता है उस पर टेम्परेचर के बढ़ने की फिना होती है, जो नेचुरल घटना होती है उसे क्या कहलाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशंस एंड द फिल्टर आर यूज्ड इन फैक्ट्री टू रिड्यूस, जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, फैक्ट्रियों में एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आप आराम से पढ़िए इस वीडियो को, एक दिन में ही 2 दिन में देखिए, लेकिन सारी चीज़ों को नोट्स करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द वाटर ऑफ ओशियन कंप्रोमाइज 67% ऑफ टोटल वाटर ऑफ द अर्थ, जो वाटर है ओशियन लेते हुए कितना परसेंट है 67% है। कहा जाता है कि जो पानी होती है 75% होता है, और मिट्टी जो है कि टोटल में बताया जाता है, लेकिन जो साइंटिफिक है ओशियंस कंप्रोमाइज लेंगे तो 67% ऑफ टोटल वाटर ऑफ द अर्थ, जो ओशियन कंप्रोमाइज वाटर है। ओके नेक्स्ट चलते हैं 31, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे शॉर्टकट में BOD बोलते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन किए जाते हैं। MI के पार्ट 3 में काफ़ी क्वेश्चन जो नए होते हैं वो उन सभी को लाएंगे 2005 से लेकर 2018 19 या 20 तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी को डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, उनके ट्रिक्स तथा उसके साथ में जो कौन क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किए गए हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उन सारे क्वेश्चन को इस चैनल पे आने वाले समय में लाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करें, जो आपके दोस्त हो उन्हें भी शेयर करें जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं, तो BOD डिटरमाइंस क्या होता है, वाटर हेल्थ को BOD डिटरमाइन करता है। 32, द मेटल एसोसिएटेड विद द पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द प्रेजेंट डे इन, क्या होता है जो मेटल एसोसिएशन होता है ग्राउंड वाटर में वो होता है आर्सेनिक होता है, जिससे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल ढहने लगते हैं, तमाम जगह पे जो शहर होते हैं मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे सब की समस्याएँ ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 33, मीना माता डिजीज इज कॉल्ड वाज कॉज इन, मीना माता जो डिजीज होता है कहाँ पे हुआ था, जापान में। मीना माता, लोग समझेंगे कि माता ये शब्द इंडियन से जुड़ा हुआ तो इंडिया में हो सकता है, नहीं, मीना माता जापान से है। वेन BOD ऑफ अ रिवर इन हाई द रिवर इज, क्या है, अगर BOD ज़्यादा है तो वो किसी रिवर में तो क्या होगा, वो रिवर वेरी मच पॉल्यूटेड है। अभी बताया BOD क्या मेजर करता है, वाटर हेल्थ को मेजर करता है। नेक्स्ट चलते हैं DDT इज ए नॉन बायोग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मतलब ये जहाँ फैल जाता है वो डिकम्पोज नहीं होता, DDT चीज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं इंसिनरेशंस इज ए डिकम्पोजिशन मेथड ऑफ, ये किस चीज़ का मेथड है, सॉलिड वेस्ट का मेथड है। 37, द प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेशन वेस्ट है। प्लास्टिक और DDT यहाँ से देखिए दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये जल्दी सड़ते नहीं हैं, जैसे पड़े हैं वैसे ही हज़ारों साल तक वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई मतलब ये होता है जैसे कि डिग्रेडेबल नहीं होते हैं कि हाँ वेस्टेज जो कि रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल नहीं होता है ये चीज़। नहीं चलते NPK इन सॉइल मीन्स क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे खाद होती है NPK या तमाम तरीके के आते हैं, दूसरे तरीके में होता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। जो NPK इन सॉइल में होता है तो ये शॉर्टकट है इसका, ये कहीं भी पूछा जाता है, कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछा जाता है। 39, इन इंडिया मोस्ट पॉपुलर सॉलिड वेस्ट
डिस्पोजल मेथड इज, जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है सॉलिड वेस्ट का, क्या होता है, ओपन डंपिंग होता है। किसी भी शहर में चले जाइए, जो आउटर में जब जाएंगे तो आपको मेट्रो सिटी हो चाहे कोई भी शहर हो, तो आपको बाहर में ओपन डंपिंग मिलती है, वहाँ पे महकाती रहती है, जो गंध आती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं 40, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40। द अंडरस्टैंडिंग इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ, अंडरग्राउंड जो इंजेक्शंस आर रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्पोजल हजार्ड सॉलिड वेस्ट, जो खतरनाक सॉलिड वेस्ट होते हैं उसे अंडरग्राउंड में से इंजेक्ट कर देना चाहिए। आपको अगर कैसा लगा, आप ये मेरे स्टडी मटेरियल को कैसे पढ़ाना चाहिए या कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस चीज़ को आगे लाएंगे, क्योंकि सभी सभी की राय लेना ज़रूरी होता है, हर कोई अपने से 100% सही नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं 41। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ टेंशन, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एंड लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी टू ड्यू टू, मतलब इस जो दिया है कि मोस्ट प्रोबेबल क्या हो सकता है, टेंशन, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, कंसंट्रेशन किसकी वजह से होता है, वो होता है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। क्यों कि नॉइज पॉल्यूशन के जो एक मैकेनिकल फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जो दूर से आती है, तो सर दर्द और कान से जाने वाला हेडेक, ब्लड प्रेशर, तमाम चीज़ों को वो जनरेट करती है, कारण बनती है कई लोगों का। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो जो आपको एमआई द्वारा ऑफिशियल मतलब स्टडी मटेरियल मिला, उसके लास्ट पेज के 2 पन्नों पर आप जा करके क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हालांकि हमने पूरी सावधानियाँ बरती हुई है। ये चलते हैं 42। द मैक्सिमम परमिशन डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इन अराउंड द साइलेंस जोन्स लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स इन डे कितनी होती है, 50 डेसिबल होता है। मतलब यहाँ दिया है कि मैक्सिमम कितना अलावेंस तक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अस्पताल हो गया, अस्पताल में पब्लिक का इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, उस समय स्कूल्स में होते हैं जो डेम होता है, तो वहाँ पे जो तो माना जाता है कि अगर 50 तक है तो नॉइज पॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, वहाँ पे जो है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो सकती है। सॉलिड विच 43 है, सॉलिड विच डिस्टर्बस एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन। साउंड से जो डिस्टर्बेंस होती है उसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज और साउंड एक सिनोनिमस होता है, एक होता है अगर यूजफुल है तो बोलते हैं कि हाँ काम का है, जो यूजलेस होता है साउंड उसे हम नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। चलते हैं, व्हाट लेवल ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज कंसीडर हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन, एक 100 डेसिबल। 100 डेसिबल से अगर ज़्यादा है, डीबी मतलब डेसिबल होता है, इससे ज़्यादा है तो जो है कि नॉइज पॉल्यूशन माना जाता है। ये चलते हैं, नॉइज स्टैंडर्ड इज रेजिडेंशियल एरिया इन अ डे इज 55। स्टैंडर्ड जो नॉइज एडिशन रेजिडेंशियल 55 है, अस्पताल और स्कूल्स में 50 डेसिबल है। 46 चलते हैं, द स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज, क्या होता है, इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोलियम क्या है कि एक बार जो आ गया तो दोबारा रिसाइकलिंग, तो उसका कंज्यूम कर लेंगे तो दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टेट विच ऑफ टाइप ऑफ रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू मिनरल। मिनरल्स क्या होते हैं, ये जो अर्थ से आती हैं, जो मुझे अर्थ से मिलती हैं, जो मटेरियल्स मिलते हैं वो लगभग नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो पेट्रोलियम हो या फिर चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो जो कि मिनरल्स हो। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है, नॉन कन्वेंशनल, एक होता है कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। इसमें परंपरागत और अपरंपरागत बोलते हैं। जो पहले से हैं ना, जो पहले से नहीं अपरंपरागत हैं, जैसे सोलर, विंड और टीडल, ये मॉडर्न एज के एनर्जी से रिसोर्सेज हैं जिसका यूज बढ़ रहा है। विच इज फॉलोइंग चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे 4 हैं, थोड़ा लेटर मतलब जो कि व्यू कम हो रहा होगा ध्यान से देखते, मैं बताता हूँ। काउडग, मेथेन गैस और जो है कि सॉयल। इसे में दिया है कि कौन चीफ एनर्जी सोर्स है, तो काउडग है, क्योंकि वो नेचुरली मिलता है पशु के द्वारा, जो कि अगर वो खाते हैं तो फिर बिना किसी प्रोसेस को एक तरीके से सिंपली मिल जाता है। विच आर फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है तो ध्यान से देखते हैं, तो गोबर गैस, कोयल, मेथेन गैस एंड सॉयल। चारों में क्या है, जो कोयल होता है वो फॉसिल फ्यूल होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं 51। द बेस्ट ऑफ रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज,
क्या होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो ट्री होता है। थोड़ा अधिक कम रहा है, आप सुन लीजिए इस बात के लिए सॉरी, अगली बार से हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे राइटिंग को। विच आर फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी नहीं है। हम बता, जो अर्थ से मटेरियल्स मिलते हैं लगभग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, जैसे गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हैं, नॉट रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। ओके, एक बार यूज कर लिए जाएंगे, दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं। जो स्टोरेज पड़ा हुआ उसी का यूज आज तक किया जा रहा है, मैक्सिमम है, बट रीजनरेट नहीं होते। 53, थोड़ा राइटिंग है जैसे होगा बताइएगा, हम उस चीज़ को आगे इम्प्रूव करेंगे। 53 चलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, बताया आपको, मटेरियल्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके घुमा पूछे जाते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इन सारी चीज़ों टर्मोलॉजी का बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, जो है कि मेन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज, मेन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट ऑफ जो ट्री होते हैं वो मेन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इज सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन क्या होता है, जो एनर्जी इमिट होती है सन से, वो हमारे सोलर पैनल तक आती है, जो उसका यूज किया जाता है, वो होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो मॉडर्न एनर्जी होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 56, विच आर फॉलोइंग इज अल्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टर सोर्स जो होते हैं, जो पहले कन्वेंशनल एनर्जी प्रयोग करते हैं, तो अल्टर क्या है, अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टीरियल एनर्जी से मॉडर्न में यूज किए जाने में मैक्सिमम होते हैं, इसलिए माना जाता है कि ये अल्टर सोर्स ऑफ एनर्जी है। 57 क्वेश्चन बहुत जल्दी लास्ट होने वाला है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। विच आर फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सेम वैसे जैसा है कि रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टर सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं, बायोमास, विंड और ओशन वेव्स। अब यहाँ अगर हम पूरी कंप्रोमाइज़ करें तो बायो, उसके साथ साथ में सोलर एनर्जी, यहाँ विंड से मिल गया एक, टीरियल एनर्जी, 5 एनर्जी जो है अल्टर सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है। 58, विच आर फॉलोइंग इज ए जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज। जियोथर्मल कौन सा है, तो इसमें देखते हैं, गैसेज ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स जो होता है अर्थ से होते हैं, वो कहलाती हैं आपकी, जो है कि जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, इसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका, सही में बनाए रखिए थोड़ा प्लीज़। विच आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। किससे पॉल्यूशन होता है, सोलर विंड एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे कभी कभी थर्मल पावर प्लांट में आता है कि कौन सा है, तो वाटर जो प्लांटों में आता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट से भी कोई पोल्यूशन नहीं होता है। इस तरीके से सोलर विंड से भी कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 60, सोलर एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ड्यू टू इंक्रीज इन, किस किस वजह से सोलर एनर्जी मतलब एनर्जी का क्राइसिस हुआ है। पहली बात क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने से, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, थर्ड है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों की वजह से जो है कि, इन तीनों की वजह से सोलर एनर्जी जो एनर्जी का क्राइसिस बढ़ गया है। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताएं, इससे हम आपको अगला इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था हमारे से जुड़ा हुआ। आप बताएंगे पीपीटी बनाना है, टाइप करना है, वर्ड बनाना है, या फिर एक्सेल शीट देना है, आप जैसा बताएंगे, या एनिमेटेड वीडियो देना है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस तरीके से हम उस फीडबैक के आधार पर हम आगे बताएंगे, जो है कि, लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन से फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको, आगे कैसा वीडियो चाहिए, हम आपके ये सलाह को जरूर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।